नमस्ते दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं आखिरी पड़ाव पे। कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ेंगे। आपको बता दूं, आईसीटी में जो सिलेबस दिया हुआ है, अगर आप उस पर फोकस करोगे तो लगभग लगभग हमने 75 से 80% सिलेबस कंप्लीट अभी तक कर लिया है। 20% बाकी है। बाकी आपको लगाने हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे बढ़ें। ऑप्शंस चॉइस आपको एक इडियम बताना चाहेंगे। ये ज़रूरी इडियम इसलिए है क्योंकि कई सारे लोग यहाँ तक आते आते ऐसे बोर से हो जाते हैं और उनको लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा, या मैं इसके लिए नहीं बना हूँ, मुझसे रटा नहीं जा रहा है, मुझसे बहुत दिक्कत हो रही है। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्त, जब तक आपकी ज़िंदगी में ऑप्शन चॉइस नहीं होगी। ऑप्शन चॉइस का मतलब जानते हैं आप लोग? इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई और चॉइस ही नहीं है इसको करने के अलावा। क्या कि भाई आप हो क्यों, आप आईसीटी की वीडियो क्यों देख रहे हो, आपने ईएमआरएस का फॉर्म क्यों भरा है, आप वनडे एग्ज़ाम्स या जो भी ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं टीचिंग वाले, या जो भी एसएससी बैंक जो भी आप देते हो या देते आ रहे हो, आपने उसको क्यों चूज़ किया? क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन एज ऑफ नाउ, एज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम नहीं था। तो भाई जब कुछ करना ही है तो गो ऑल द वे। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, गो ऑल द वे। जान लगा दो, जान लगा दो, जान लगा दो। तो अभी भी मौका है, मोटिवेटेड रहा करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? एक सिस्टम होता है इन विच टू और मोर कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। अच्छा देखो, मैं यहाँ पर मान लेते हैं, इसको आप मान लीजिएगा कंप्यूटर है, ये कीबोर्ड है और इसमें कंप्यूटर चल रहा है, ऐसे मान लो। नहीं तो आप कहोगे कि ये बेकार है। अब यहाँ मैं अगर कुछ चला रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से यहाँ भेज दिया इस कंप्यूटर पे, तो ये हो गया नेटवर्क। नेटवर्क क्या हो गया? ये इसके थ्रू हमने भेज दिया, इसी को नेटवर्क बोलते हैं। शेयर करते हैं हम डेटा, इंफॉर्मेशन या फिर रिसोर्सेस, इसी को नेटवर्क बोला जाता है। वन टू मैनी भी हो सकता है, मैनी टू वन भी हो सकता है। कई जगहों से आपके पास इंफॉर्मेशन आती है जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो, कई वेबसाइट्स यूज़ करते हो ना, और एक जगह से कई लोगों को आप मेल या मैसेज भी कर देते हो। वन टू मैनी, मैनी टू वन होता है, ये आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, द कनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट थ्रू केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर्स और वायरलेस सिग्नल्स। ये तो आपको पता ही है, या तो केबल के थ्रू होगा या तो वायरलेस के थ्रू होगा। और ऑप्टिकल फाइबर, अब नए ज़माने की केबल्स लगती हैं। जब आप आजकल कनेक्शन लेते हो तो आपको फाइबर कनेक्शन मिलता है। ठीक है, फाइबर कनेक्शन मिलता है और वहाँ पर एक चीज़ यूज़ होती है, पता है? आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली टेक्नोलॉजी भी पढ़नी पड़ेगी। थोड़ा सा डीप है, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स केबल होती हैं कौन सी टेक्नोलॉजी पे चलती हैं, तो आप बता देना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। खैर इतने डीप में शायद नहीं पूछेगा इस एग्जाम में। नेटवर्क अलाउज शेयरिंग ऑफ फाइल्स, फाइल्स को आप शेयर करते हो, इवन प्रिंटर्स को। हाँ, कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रिंटर कैसे शेयर होता है? आपने प्रिंटर यहाँ पर रखा, आजकल कई सारे प्रिंटर होते हैं वो वाईफाई है, मेरे पास भी एक पड़ा हुआ है। तो भाई साहब ये क्या करता है, इसमें वाईफाई है और ऐसे ऐसे मान लो मोबाइल है, ये लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये पाम टॉप है, ये कोई और सिस्टम है, इन सब से ये कनेक्टेड है। जिसको प्रिंट देना वो ये दे देगा, यहाँ पर एक क्यू बन जाएगी, मान लेते हैं सब लोग मिल के देते हैं, तो जो पहले भेजा होगा उसका पहले प्रिंट करके ये बाहर निकालेगा वाया वाईफाई। ठीक है, केबल के थ्रू भी किसी एक बस टोपोलॉजी में ये कनेक्टेड हो जाएंगे, आगे हम पढ़ेंगे, तो उसके थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है कि इस वाले सिस्टम से ये कनेक्टेड हो और ये वाला सिस्टम इन सभी से ऐसे कनेक्टेड हो, तो भैया इसके थ्रू आप यहाँ भेज सकते हो। तो कुल मिला के आप प्रिंटर को भी कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्शंस तो होते ही हैं, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइसेस भी कनेक्ट होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से ईजी ही बनेंगे। अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ स्कूल, लैब, ऑफिस की बिल्डिंग में जो कनेक्टेड होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं, आपको पता ही है। चाहे ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई भी जगह हो, एक साथ कनेक्टेड होंगे तो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। कंप्यूटर नेटवर्क इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर कनेक्टेड कंप्यूटर्स दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ये तो आपको पता ही चल गया अभी तक। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, हम एक एक चीज़ डीप में पढ़ेंगे। चाहे वो राउटर हो, चाहे वो ब्रिज हो, हब हो, सर्वर हमने पहले से पढ़ रखा है, इंटरनेट हमको पता ही है क्या होता है, प्रिंटर पता है, रिपीटर हम पढ़ेंगे, वर्क स्टेशन भी हम अभी आगे देख लेंगे क्या है। तो ऐसे ही कंप्यूटर कनेक्ट होता है। इंटरनेट जो है वो राउटर के थ्रू आपके पास आता है, वो कंप्यूटर पे आप कनेक्ट करते हो। फिर एक ब्रिज होता है जो सेम नेटवर्क को अलग अलग उससे जोड़ देता है, तो आपको यहाँ पर भी इस कंप्यूटर में भी मिल गया। फिर यहाँ से एक हब में गया, हब ने 3 डिवाइसेस को भेज दिया, सर्वर को, एक कंप्यूटर को, दूसरे मान ले एक वर्क स्टेशन को, और इधर से जो ब्रिज था वो इस कंप्यूटर को गया। फिर यहाँ से आप एक टोपोलॉजी के थ्रू
ढेर सारे, चाहे वो प्रिंटर हो गया, चाहे सिस्टम कनेक्ट हो गया, एक रिपीटर। रिपीटर पता है क्या करता है कि नेटवर्क यहाँ आते आते कमज़ोर हो गया होगा, तो रिपीटर लगा, रिपीटर ने इस कंप्यूटर को भी बढ़िया तगड़ा वाला नेटवर्क भेज दिया, क्योंकि रिपीटर का काम ही यही होता है कमज़ोर नेटवर्क को पकड़ के स्ट्रॉन्ग कर देना जितना वो पहले था। समझ गए? तो अभी हम और डीप में इसको समझेंगे, तब आप अच्छे से समझ जाओगे। नोड, याद रखिएगा, नोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्टेड है तो वो एक नोड ही होती है। डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स कनेक्टेड इन द नेटवर्क, इसी को हम नोड कहते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। सर्वर क्या होता है, मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है। सर्वर क्या करता है, वो मैनेज करता है चीज़ों को और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे गूगल का सर्वर, फेसबुक का सर्वर। लोग बोलते हैं ना आज सर्वर बैठ गया है, सर्वर जाम है, तो वही होता है। नेटवर्क इंटरफेस क्या कार्ड, क्या देखो, जो लोग पुराना कंप्यूटर यूज़ करते होंगे उनके में NIC कार्ड लगता होगा बाहर से। कभी कभी ये NIC USB के भी फॉर्म में हो सकती है, उसमें एक लाइट ब्लिंक करती है, तो इसको कई सारे लोग वाईफाई कार्ड भी बोल देते हैं। तो इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोला जाता है। ये जनरली लैपटॉप्स में इंटरनली लगा होता है, लेकिन आप इसको बाहर से भी खरीद सकते हो। वाईफाई USB वाईफाई मिलती है 200-300 रुपये की, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे पास भी है ये। ठीक, तो ये क्या करती है कि वाईफाई का काम करती है। कभी कभी ये ब्लूटूथ वाले भी मिल जाते हैं कि आपको ब्लूटूथ लगाना है अपने कंप्यूटर में, पुराना कंप्यूटर उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो आप ब्लूटूथ वाला भी खरीद सकते हो। तो इसीलिए इसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है। ये हार्डवेयर डिवाइस होती है कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, संचार माध्यम। ये बहुत आसान टॉपिक है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, आप इसको पढ़ लोगे। फिजिकल और वायरलेस चैनल थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड। अच्छा, डेटा किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? कम्युनिकेशन मीडिया हमने ऊपर पढ़ा था ना, चाहे वो ट्विस्टेड पेयर केबल हो, कोएक्सियल केबल हो, ऑप्टिकल फाइबर हो, वायरलेस हो। आपने RJ45 का नाम सुना है? अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया RJ45 क्या है तो आप क्या बताओगे? ये इंटरनेट की केबल होती है, इसमें कई कलर्स के वायर्स होते हैं। ठीक है, अभी भी ये यूज़ होती है लैन वगैरह में जब आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो। ठीक है, तो ईथरनेट पोर्ट उसको बोलते हैं। ईथरनेट पोर्ट, कई सारे लोगों के पास जो पुराना कंप्यूटर होगा वहाँ पर ईथरनेट पोर्ट बना होता है। ये RJ45 केबल ईथरनेट पोर्ट में जा कर के कनेक्ट हो जाती है और डायरेक्ट आपके कंप्यूटर को नेटवर्क मिल जाता है, केबल कनेक्शन। और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो ऑप्टिकल फाइबर चल रहा है। बाकी वाईफाई और वायरलेस वर्जन 5 भी आ गया है वाईफाई, तो ये सब चीज़ें तो चल ही रही हैं। ब्लूटूथ से भी पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, जो लोग पुराने खिलाड़ी होंगे उन्हें पता होगा। अच्छा, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होती हैं वो थोड़ा सा हम समझ लेंगे। डिवाइसेस, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। डिवाइसेस दैट हेल्प इन कनेक्टिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क कम्युनिकेशन। ठीक है, तो चाहे आप किसी भी चीज़ को, किसी भी कनेक्शन को मैनेज करो या फिर कनेक्ट करो, तो वो होगा किसके थ्रू? नेटवर्क डिवाइसेस के थ्रू। जैसे एक डिवाइस होती है राउटर, पता है क्या काम करती है? बाहर से आपके घर में इंटरनेट आया, यहाँ राउटर लग गया, ये अलग अलग डिवाइसेस को इंटरनेट दे दिया। कितना बढ़िया काम है। इसके एग्जांपल्स हैं स्विच, हब, राउटर, मॉडेम, रिपीटर। आगे हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, प्रोटोकॉल, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर एक सवाल पूछ लेता है कभी कभी, और बहुत ज़रूरी चीज़ है, सवाल तो पूछेगा लेकिन आपको इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने पहले बताया था, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एक HTTPS भी है, HTTPS मतलब होता है सिक्योर, याद रखना, सिक्योरली वेब ब्राउजिंग के लिए ये काम आता है। तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स। अच्छा, प्रोटोकॉल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो मैंडेटरी तो नहीं होते, मतलब एकदम बहुत ज़रूरी नहीं होते हैं, लेकिन उनको फॉलो करो तो बेस्ट होता है। और कंप्यूटर में प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है कि बिना उसके कंप्यूटर आपका नहीं काम करने वाला। ठीक है, रियल लाइफ में आप प्रोटोकॉल बना देते हो, चलो ऐसे 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 करना है, समझ गए? वो रियल लाइफ वाला यहाँ प्रोटोकॉल मत जोड़ लेना। अच्छा, अब टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, इस पर बहुत सवाल आता है। इसको रट लो, समझ लो, जो करना है करो, लेकिन ये आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। लैन क्या होता है? एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया लाइक स्कूल, ऑफिस, कॉलेज या बिल्डिंग होता है। मान लेते हैं आप किसी ऑफिस में जाते हो, ये ऑफिस है, ये आपका प्यारा देश है, मान लेना बस आप यहाँ से निकले और इस ऑफिस में गए। इस ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे ना, वो एक लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे, और बाहर से एक वो मान लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आई होगी, जो इस यहाँ पर वैन की, ये वैन के थ्रू आई है। वैन यहाँ पर आया और इस वैन के नेटवर्क से एक अंदर लैन बन गया, लोकल एरिया नेटवर्क। तो एक छोटे से एरिया में काम करता है, चाहे स्कूल, ऑफिस या बिल्डिंग हो। याद रखिएगा,
यूजुअली ओन्ड एंड मेंटेन बाय अ सिग्नल ऑर्गेनाइजेशन। इसको तो आप समझते ही हो, किसी एक सिग्नल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही ये मैनेज की जाती है, कोई एक कंपनी आपको दे देगी। एग्जाम्पल है कॉलेज का कंप्यूटर लैब, आसान है, हाई स्पीड कम्युनिकेशन होता है, कम लागत में तेज डेटा ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि आपको पता होता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। राउटर आया, राउटर ने क्या किया, अलग अलग डिवाइसेस पे भकाभक वाईफाई फेंक दिया और सब उससे कनेक्टेड हो गए। राउटर किससे कनेक्टेड था, मॉडम से। मॉडम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, MODEM, मॉड्यूलेटर, और ये डीमॉड्यूलेटर, इसका फुल फॉर्म है। ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर वॉल सॉकेट हो गई, आउटडोर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जियो, एयरटेल। ठीक है, आप किसी और एक का नाम बता सकते हो। हमारे यहाँ एक एक्साइटल चलता है, पहले मैंने एक यूज़ किया हुआ है टिकोना, कई सारे लोगों ने यूज़ किया होगा एयरसेल, रिलायंस, आइडिया, वोडाफोन, ये सब ISP रहे हैं, इवन अभी भी इनमें से बहुत सारे जिंदा हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर काम करता है। आपसे यहाँ कुछ खास सवाल अगर बनेगा तो ये बनेगा कि राउटर क्या करता है, तो उसको हम अभी थोड़ा सा नीचे आप चलोगे ना तो वहाँ पढ़ेंगे अच्छे से, आराम से आपको कंपेरिजन करके मैं बता दूंगा। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब ये लैन से बड़ा होता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि यह वैन हो जाए। ठीक, ये पूरे के पूरे सिटी को कवर करता है। मान लेते हैं पूरा बड़े से कोई यूनिवर्सिटी है जिसमें मान लेते हैं 500, तो 500 जो है टीचर्स हैं मान लीजिए, तो वहाँ भैया लैन नहीं मैन काम आएगा, क्योंकि सेगमेंट डिवाइडेड होगा, इसका लैन अलग, इसका लैन अलग, इसका, ऐसे मान लो कि कई सारे लैन मिलके एक मैन बना देते हैं। ठीक है, कई सारी चीज़ें मिलके एक आदमी बना देती हैं। ठीक है, कनेक्ट सेवरल लैंड्स विद इन द सेम सिटी, याद रखना सेम सिटी का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है, क्योंकि सिटी के बाहर जब कोई चीज़ जाती है तो उसको मैन बन जाना पड़ता है जनरली। ये हो गया लैन, ये हो गया लैन, ये हो गया लैन, ये एक मैन से कनेक्टेड है, मैन इंटरनेट प्रोवाइड करता है, फिर से यहाँ गया मैन और फिर बन गए मल्टीपल लैंड्स। समझ गए। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको मैं आपको अभी समझा देता हूँ कैसे याद करना है। कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया लाइक कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स। अब वाइड एरिया नेटवर्क है वैन, वैन को ऐसे समझो कि वैन जब नेटवर्क देता है तो मैन के पास जाता है, और मैन के थ्रू नेटवर्क लैन के पास जाता है। अब आसान हो गया समझना। तो आदमी जो है वो वैन कब चलाएगा, जब उसके पास लैन होगी। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, खैर इसको आप अपने हिसाब से समझो रटो, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंटरनेट को खुद एक वैन कहा जाता है, क्योंकि ये हर जगह उपलब्ध है। आप अमेरिका में हो, अफ्रीका में हो, नागालैंड में हो, पाकिस्तान में हो, या मेरे जैसे बिहार में हो या बंगाल में हो, आप वैन यूज़ कर सकते हो लैन के थ्रू। ऐसा तो है नहीं आप वैन चला रहे हो, आपके यहाँ जब भी कनेक्टेड होगा कंप्यूटर, जब भी आप कंप्यूटर के उसमें घुसते होगे अंदर सेटिंग्स में, तो वहाँ लैन बताता होगा, LAN कनेक्टेड, तो लोकल एरिया नेटवर्क ही उसको बोला जाता है। वैन के अंडर में सारे लैंस आते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क, इस पे सवाल बन सकता है, ट्रिकी है। जैसे कि आप अपने मोबाइल से कोई एक नेटवर्क बनाए, हॉटस्पॉट बनाए, और वो कनेक्ट कर दिए अपने PC से, तो ये हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। कई सारे लोग क्विक शेयर करते होंगे अपने मोबाइल से, कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल्स भेजनी है तेज़ी से, तो आपने क्विक शेयर कर दिया, तो आपने एक पैन बनाया। कई सारे लोग ब्लूटूथ से इंटरनेट चला देते हैं, मैंने इससे बहुत इंटरनेट चलाया है। आज से 5-7 साल पहले ब्लूटूथ के थ्रू एक पैन बनता था, पर्सनल एरिया नेटवर्क, और आपका कंप्यूटर कनेक्टेड हो जाता था इंटरनेट से। आपके मोबाइल में जो इंटरनेट है वो कंप्यूटर में आ जाता था। ठीक है, बाकी सारा डेटा तो चूस लेता था उस वक्त, जो डेटा चार्जेस थे वो काफ़ी हाई थे। ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स से मत कंपेयर कीजिएगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में सारी डिवाइसेस के पास खुद का इंटरनेट होता है और वो छोटे छोटे टास्क करती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कैन ईजी है, इस पे सवाल बनेगा नहीं। कैंपस एरिया नेटवर्क किसी एक कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ये यूज़ किया जाता है, सवाल बनेगा भी तो बहुत ईजी बनेगा इस पर। ठीक है, अब यहाँ जो ये चित्र बना हुआ है, इसको हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, फायरवॉल क्या है, राउटर अभी मैंने आपको हल्का सा समझा दिया है कि इंटरनेट राउटर के थ्रू ही आपके पास आता है, और यहाँ ये अलग अलग सिस्टम्स में बट गया है। बिल्डिंग भी
बैकबोन केबल हो गई, इस बैकबोन केबल से ये दोनों जुड़े हुए हैं। ये मेन केबल, बैकबोन केबल को मेन केबल बोला जाता है। फायरवॉल यहाँ था, इंटरनेट इसमें आया, ये बैकबोन केबल यानी कि मेन केबल आ गई। मेन केबल से बिल्डिंग और बिल्डिंग में नेटवर्क चला गया, और यहाँ से राउटर ने क्या किया, भका भक सबको इंटरनेट बांट दिया, बेच दिया भी कह सकते हैं। अब नेटवर्क टोपोलॉजी, इस पे बहुत सवाल बनता है, ये आपको पता ही होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है बस टोपोलॉजी, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती है, बहुत आसान होती है। एक बस की तरह बना दो, ठीक है, इसमें ढेर सारे कंप्यूटर बना दो और बीच में एक वायर दौड़ा दो, बन गई बस टोपोलॉजी। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही लगभग होती है। एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू कंप्यूटर कनेक्टर होते हैं, मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 6 कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड हैं। इसकी दिक्कत क्या होती है, दिक्कत समझना, ईजी टू इंस्टॉल है, ये तो एडवांटेज है। लेकिन अगर एक जगह केबल ख़राब हुई तो गए भैया, गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। उसकी तोड़ बनी हमारे सामने, स्टार टोपोलॉजी आई। स्टार मतलब ऐसे स्टार होता है ना, काश मुझे स्टार भी बनाना नहीं आता, सोचो, मैंने कोशिश करी है। तो ये हो गया स्टार। अब इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 कंप्यूटर कनेक्टर हैं। यहाँ एक हब है, ठीक है, इस हब से ये डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। इसको एक्सपेंड करना आसान है, ले भाई हमने 8 नंबर जोड़ दिया, 9 नंबर जोड़ दिया, 10 नंबर जोड़ दिया। अब आप समझ गए इसको आसान क्यों है एक्सपेंड करना, मैनेज भी करना आसान है। चलो भैया मैंने 7 को हटा दिया, किसी और को कोई फ़र्क पड़ा, घंटा फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। आपकी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि भाई कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं स्टार टोपोलॉजी में क्या दिक्कतें हैं। दिक्कत ये है कि फेलियर ऑफ सेंट्रल हब, अगर ये ख़राब हो गया तो सब बाबा जी का ठुल्लू पा जाएंगे। और अगर एक सिस्टम ख़राब हुआ और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जो एडवांटेज है वही एक एंगल पे डिसएडवांटेज दूसरे पॉइंट पे बन जा रहा है कि हम किसी एक से कनेक्टेड हैं, वही सबको दे रहा है, वही फेल हो गया तो हम सब गए पानी में। तो इसलिए ये एक एंगल से एक्सपेंड करना इजी था, लेकिन जब फेल हो जाएगा तो एकदम डुबा ही डालेगा हमको। अब रिंग टोपोलॉजी आती है। रिंग टोपोलॉजी क्या करती है, एक रिंग बन जाती है, आई लो, अब ये बन गई रिंग। अब ये क्या करती है, यहाँ पर देखो, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू टू अदर्स फॉर्मिंग अ रिंग। आप कहोगे ऐसा कैसे होता है, मान लेते हैं कंप्यूटर 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। अब ये यहाँ इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। दूसरा रंग ले लेते हैं तो आपको पता चलेगा। ये इससे भी कनेक्टेड है 6 नंबर, 1 से भी, 5 से भी, 5 वाला 4 से, 1 से भी, 4 वाला 3 से भी, 5 से भी, ऐसे ही 1 वाला 6 से भी और 2 से भी। समझ रहे हैं ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो ये होता है रिंग टोपोलॉजी। इक्वल डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है, क्योंकि भैया एकदम बगल बगल कनेक्टेड हो, सेम लेवल पे कनेक्टेड हो, तो इक्वल डेटा ट्रांसमिशन स्पीड आएगी। लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ से केबल काट दूँ चूहा बन के, तो गई भैंस पानी में। तो रिंग टोपोलॉजी की दिक्कत यही है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी थी ये टोपोलॉजी। अब आती है मैश। मैश का मतलब क्या होता है, मैश में हम सब खाना खाते थे, वो वाला मैश नहीं है ये। यहाँ पर क्या होता है कि भैया हमने सारी टोपोलॉजीज़ को देखा, सब में कुछ ना कुछ दिक्कतें थी, तो हमने कहा चलो भाई हमको दिमाग लगाते हैं, हम वैज्ञानिक हैं। तो हमने वैज्ञानिक वाला दिमाग लगाया कि मान लेते हैं कि एक कंप्यूटर, इसको ऐसे नहीं, मान लेते हैं, अरे यार मैं बार बार ये क्या बनाता हूँ, मान लेते हैं एक कंप्यूटर यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, मान लेते हैं। तो 5 को 2 से भी कनेक्ट करो, 1 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 4 को 1 से भी, 5 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 2 को 1 से भी कनेक्ट करो, 3 से भी कनेक्ट करो, समझ गए। 5 को 3 से कनेक्ट किया, ये 2 से कनेक्ट किया है, 1 से कनेक्टेड है, कुल मिलाक ऐसे लबर दबर सब हो गया। कोई मतलब हर कोई हर किसी से कनेक्टेड है, प्रत्येक कंप्यूटर दूसरे सभी कंप्यूटरों से जुड़ा है, समझ गए ना। तो हर कोई जब हर किसी से जुड़ा है, मान लेते हैं इसको पेट दर्द हो गया, ये बोला भाई मुझे नहीं काम करना, तो 4 वाला बोलेगा चलो भाई जाओ, मैं तो 3 से भी कनेक्टेड हूँ, मेरे पास बैकअप ऑप्शन है। यहाँ पर सबके पास एक्स हैं, और एक ही एक्स नहीं मल्टीपल एक्स हैं, तो यहाँ सब कैरेक्टर लेस हैं। और जब कैरेक्टर लेस हो जाते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं महंगी भाई। जब मल्टीपल सहेलियाँ आपको घुमानी हैं, या मल्टीपल दोस्त आपको बनाने हैं, या सहेला आपको घुमाने हैं, तो भैया आपके खर्चे तो महंगे हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत तो इसकी यही है कि भैया ये बहुत महंगा आता है, बहुत महंगा मतलब बहुत महंगा, और कॉम्प्लेक्स टू इंस्टॉल भी है।
कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देखो ऐसी कहानियाँ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। कभी आपने ऐसी मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पर कई सारे लोगों के साथ लोग रिलेशनशिप रखते हैं, तो वहाँ लय हबड़ दबड़ होती है। जैसे कपिल शर्मा की कोई मूवी थी, पता नहीं कौन सी मूवी थी, लेकिन थी ऐसे, उसमें 2-3 बीवियाँ थी उसकी, तो वो संभाल नहीं पाता था। तो ऐसे ही होता है, रिलायबल एंड फास्ट तो हो जाता है, क्योंकि भैया एक ख़राब हो गया तो भैया एक जगह काम नहीं चला, दूसरी जगह चल गया, हमको रोना आ रहा है और हम रो नहीं पा रहे हैं, तो दूसरी जगह रो लेंगे, हंसना आ रहा है इसके पास हंस लेंगे, तो ये तो हो जाता है। लेकिन पैसा बहुत खर्चा होता है, और ये है मैश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज। अब ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, इसमें ट्री बन जाती है। ट्री मतलब हायरार्किकल एंड स्केलेबल स्ट्रक्चर। ट्री मतलब मान लेते हैं 1 2 3 4 5 कंप्यूटर यहाँ पर कनेक्टेड है, 3 4, चलो हटाओ इसको, यो ऐसे ना, 6 और 7 8 यहाँ कनेक्टेड हैं, 9 10 यहाँ कनेक्टेड हैं, 11 यहाँ पर कनेक्टेड है। इस तरीके से आप मान लो, आप कहोगे ये क्या, ये कौन सी टोपोलॉजी है। देखो इसका मेंटेनेंस हार्ड होता है, लेकिन ये स्केलेबल होती है। मान लेते हैं कि कल को आपको और एक कंप्यूटर ऐड करना है बिना किसी दिक्कत के, तो आप ऐड कर सकते हो। यहाँ 6 नंबर ला सकते हो, यहाँ एक 7 नंबर भी ला सकते हो। नंबर देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पे अगर सवाल आएगा तो ये पूछेगा ट्री टोपोलॉजी में क्या, कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें हायरार्की यूज होती है, जिसको स्केल करना है, स्केल मतलब करना, बढ़ाना आसान होता है, जिसमें नए कंप्यूटर को जोड़ना आसान होता है। क्वेश्चन अगर पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, याद रखिएगा। और इसका डिसएडवांटेज अगर पूछ लिया तो आप बता देना कि कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस है। फिगर पे मेरे उतना ध्यान मत देना, बहुत अच्छा फिगर मैं बना नहीं पाता हूँ, और इसके थ्रू बस आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ एक एक चीज़ हम पढ़ेंगे ध्यान से। हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे। किसी एक पे तो सवाल मुझे लग रहा है इस बार बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले हब की बात कर लेते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क आया, ये मल्टीपल कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर देता है। यहाँ हो गया हब। समझ गए हब क्या करता है। अब आप कहोगे हब और राउटर में क्या दिक्कत है। राउटर में साफ साफ लिखा है कि डिफरेंट लैन को ये वैन से कनेक्ट करता है, डिफरेंट नेटवर्क को, ठीक है। लैन टू वैन ये चलता है, ठीक। अब देखो ये लैन 1 है, लैन 2 है, लैन 3 है, लोकल एरिया नेटवर्क 1 2 3 है। ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए, इंटरनेट केबल यहाँ पर आई थी वैन वाली, ऐसे हो गया। यहाँ क्या लगा है, राउटर। यहाँ क्या लगा है, हब। हब क्या कर रहा है, कंप्यूटर्स को जोड़ रहा है। अब ये लैन की वायर होगी, हब के थ्रू कनेक्ट हो गई। और इतना माइन्यूट डिफरेंस आपसे पूछेगा नहीं, वो बोलेगा मॉडेम क्या करता है, तो बता देना मॉडेम क्या करता है। डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट कर देता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर इसका नाम ही है, ठीक। अब इंटरनेट कम्युनिकेशन में ये बहुत हेल्पफुल चीज़ है। स्विच क्या करता है, डायरेक्ट डेटा टू द करेक्ट डिवाइस। अच्छा, स्विच जो होती है ये क्या करती है कि डेटा को सही जगह पहुंचाती है। ऐसे मान लो कि वो समझती है कि हमको किसके पास डेटा भेजना है, स्विच किसके पास करना है। हम मान लेते हैं ना कि आप स्विच कर जाओ, इधर से उधर स्विच करो, इधर से इधर स्विच करो, तो अगर आपको सही जगह डेटा भेजना है एग्जैक्टली, तो स्विच का ही यूज़ करना पड़ेगा। रिपीटर मैंने आपको पीछे बताया कि ये नेटवर्क को मजबूत कर देता है। दूर कहीं आपका नेटवर्क स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमज़ोरी के कारण उसमें स्लोनेस आ जाती है, तो आप वहाँ एक रिपीटर यूज़ करो, वो आपके नेटवर्क को फिर से स्ट्रॉन्ग कर देगा, जितना पहले था उतना। ब्रिज क्या करता है, टू लाइन सेगमेंट्स को जोड़ता है। याद रखना, जब भी कभी पुल बनता है ना, तो जिस रास्ते का पे आप चल रहे होते हैं उसी रास्ते को दूसरी जगह पहुंचाता है ना। ऐसा तो है नहीं आप यहाँ चढ़े और वो दूसरे रास्ते वाला पुल आ गया। तो सेम नेटवर्क को जोड़ता है, ऐसे समझ लो कि टू लाइन सेगमेंट्स को, दो लाइन के पार्ट्स को जोड़ देता है, कि ऐसे समझ लो ये हो गया, ब्रिज का काम करता है। ब्रिज मतलब एक साथ जोड़ देता है, जोड़ देना, ठीक। गेटवे एक्ट्स एन एग्जिट एंड एंट्री पॉइंट फॉर डेटा बिटवीन नेटवर्क। गेटवे क्या करता है, एंट्री और एग्जिट पॉइंट का काम करता है किसी भी नेटवर्क में, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर डेटा भेजा तो ये हो गया एग्जिट पॉइंट, ठीक है। ये हो गया एग्जिट पॉइंट, यहाँ से डेटा एग्जिट किया, और यहाँ पर हो गया एंट्री पॉइंट, बीच में होगा हमारा गेटवे। इस पे उतने सवाल बनेंगे नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस के मुझे लगता है बाहर की चीज़ है। बाकी बनने को तो कहीं भी बन सकता है, ये थोड़ा सा याद रखने की चीज़ है। टीसीपी आईपी क्या करता है, कंप्यूटर में क्या करता है, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आपने आईपी एड्रेस का नाम सुना होगा,
आप किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि google.com, कभी गूगल पे ही लिखना google.com का आईपी क्या है, तो आपको ऐसे ही कोई एक नंबर लिख के आ जाएगा 143.42.68 ऐसे करके, आपको मज़ा आएगा। अच्छा आप बताना 8.8.8.8 ये किसका आईपी एड्रेस है, तो ऐसे ही होता है। तो ये होता है टीसीपी आईपी। ऐसे एचटीटीपी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है वेब ट्रांसफ़र के लिए। एस मतलब सिक्योर, एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र, एसएमटीपी मेल ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। आप कहीं भी मेल करते हो तो एसएमटीपी ही यूज़ होता है। POP3 आप भी जब भी मेल रिसीव करोगे तो POP3 और IMAP ही चलेगा, ठीक है। अब नीचे और चलते हैं। डीएनएस आपको इससे पहले मैंने शायद बता दिया है कि आपकी वेबसाइट को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है, याद रखना। डोमेन नेम सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक। अब कंप्यूटर नेटवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं ये हमने आपको बता दिया है। सेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज एंड मैनेजमेंट होता है, आप किसी एक जगह पे डेटा रख दो और उसको कहीं और भी आप एक्सेस कर सकते हो। फास्ट कम्युनिकेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, कई सारे लोग मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग तो है ही, क्योंकि आप एक ही जगह पे डेटा रख के कई डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हो। बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हो, डेटा रिकवरी के लिए यूज़ कर सकते हो। अब नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस तो आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेज है, वायरस इसमें बहुत तेज़ी से फैलता है। बाकी इंस्टॉलेशन तो लगेगी ही, आप कुछ नया काम कर रहे हो, मैनेजमेंट और सिक्योरिटी तो आपको प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। इसको आप नेगेटिव मानो या ना मानो। और नेटवर्क फेलियर जो होता है वो कई बार हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कामों में भी हिंड्रेंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और एक बार नेटवर्क फेलियर हो गया तो सारी डिवाइसेस को दिक्कत हो जाती है। अच्छा, नेटवर्क एजुकेशन में, बिजनेस में, गवर्नमेंट सर्विसेज में, बैंकिंग में, हेल्थ में, हर जगह यूज होती है। पढ़ाने में, समझाने में, गेम खेलने में, गाना गाने में, मूवी देखने में, मतलब कहाँ नहीं यूज होता है नेटवर्क, हर जगह यूज हो रहा है। और ये तो आप आसानी से समझते ही हो। अब स्पेशल पॉइंट्स अगर आपके सामने रखे जाएं तो लोगों को कनेक्ट करता है, डेटा को इधर उधर शेयर करने के लिए, डिवाइसेस को ग्लोबली कनेक्ट करता है, कम्युनिकेशन को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। अच्छा, इट इज़ द बैकबोन ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड एंड इसेंशियल फॉर आईसीटी बेस्ड लर्निंग, बिजनेस एंड कम्युनिकेशन। ये तो आसान बात थी। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि भैया बिना इसके तो कुछ होता ही नहीं है। डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आपके सामने है, ये क्विक रिवीजन के लिए है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं, आपको बस देखते हुए चलना है। आसान आसान सी चीज़ें हैं, ठीक। ये आप देख सकते हो, हमने लगभग यहाँ पर सारा कवर किया है। कैन पूछ लेता आप मत बता देना कि वाटर कैन या कोल्ड ड्रिंक कैन, ठीक है। कैंपस एरिया नेटवर्क ही बताइएगा आप, ठीक है। बस स्टार, रिंग, मैश, ट्री, ये आपको याद रखना है। ट्री मतलब पेड़। अच्छा, ट्री से आप एक चीज़ याद रखते हो, पेड़ जैसी टेक्नोलॉजी बना लो। एक्सपेंड करना आसान है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7, ऐसे ऐसे यहाँ सबसे ज़्यादा डिवाइसेस होंगी, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम, यहाँ उससे कम। तो ये ट्री जैसा बन गया ना, तो इसीलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोला जाता है। और नीचे मान लो डिवाइसेस और ऐड करनी है तो ले भाई, तो ऐसे ही होता है। खैर मेरा ट्री गंदा हो गया था। यहाँ पर आपको मैंने एक एक चीज़ समझाई भी है। हब, स्विच, राउटर, मॉडेम, रिपीटर, ब्रिज, गेटवे, ठीक है। टीसीपी, आईपी, एचटीटीपी, ये सब हमने समझाया है। रिसोर्स शेयरिंग, अच्छा एडवांटेजेस में है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस भी आपने समझ लिया, एप्लीकेशन तो आपको पता ही है। कंक्लूजन ये आपके सामने है, कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स डिवाइसेस एंड यूजर्स ग्लोबली फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ आईसीटी। अब मेमोरी टिप्स, लोकल एरिया नेटवर्क स्मॉल एरिया में, सिटी लेवल नेटवर्क मैन होता है, वैन इंटरनेट को खुद को ही कहते हैं, ठीक है। टोपोलॉजीज, BSRMT, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, आसान है यार, ये सब तो याद कर लोगे। HSM, RBG, हब, स्विच, मॉडेम, राउटर, ब्रिज, गेटवे, ये आपको याद हो गया। प्रोटोकॉल्स के लिए ये ऐसे याद कर लो, आसान है। अब साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कुछ चीज़ें हमको जानना ज़रूरी हैं। कुछ चीज़ें हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर ली हैं। साइबर सिक्योरिटी का मतलब इंटरनेट पे आपकी सिक्योरिटी को ही साइबर सिक्योरिटी बोला जाता है। इंटरनेट के थ्रू आप ग्लोबली कनेक्टेड हो। अब कनेक्टेड हो तो वो एक नेटवर्क है, नेटवर्क पे बहुत सारे खतरनाक लोग भी होते हैं, तो वो आपके डेटा को गलत तरीके से यूज़ भी कर सकते हैं, आपके ऊपर खतरा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, जो कि क्या करता है, आपके सिस्टम को, डेटा को और नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता है। ये याद रखना। इंटरनेट की मीनिंग क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स
दैट कम्युनिकेट यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सच एज TCP/IP। TCP/IP का प्रोटोकॉल यूज़ करके, ठीक है, जो डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर्स हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। इट अलाउज शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन आइडियाज़, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, इंटरनेट के फीचर्स हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ई-कॉमर्स, एजुकेशन, ये सब भी आपको पता है। ईमेल पता है, www पता है। यहाँ पर क्या होता है, वेबसाइट्स वाया ब्राउज़र, आप किसी भी वेबसाइट को इसके द्वारा विजिट कर सकते हो, www.abc.com, और आपके सामने वो खुल जाएगा। बैंकिंग कर सकते हो, ई-कॉमर्स कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग को ई-कॉमर्स कहा जाता है। सोशल मीडिया तो आप सब चलाते ही हो। क्लाउड स्टोरेज मैंने पहले डिस्कशन किया हुआ है, आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है कि अपने कंप्यूटर को, सर्वर को, मोबाइल डिवाइसेस को, नेटवर्क को, डेटा को डिजिटल अटैक या अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाना। इसमें टेक्निक्स होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, टूल्स होते हैं जो आपको बचाते हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में जो ज़रूरी टर्म्स हैं उसको याद रखिएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, चीज़ें कॉन्फिडेंशियल हैं, यानी कि एक से ज़्यादा या जो लोग एलिजिबल हैं उनसे ज़्यादा कोई इसको देख ना पाए। इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ये चीज़ होती है कि भैया आपकी चीज़ है तो संप्रभुता आप ही के पास होनी चाहिए, उसकी गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होनी चाहिए। गोपनीयता मतलब छुपी हुई चीज़ें, अखंडता मतलब उसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई उसमें छेड़छाड़ ना किया हो, और उपलब्धता मतलब आप जब चाहो तो उसकी अवेलेबिलिटी हो जाए, ठीक है। अब आते हैं आगे, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें हैं। खैर यहाँ पर कुछ खास नहीं, लेकिन हाँ ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेट रखो, सेफली शॉप करो, अच्छी वेबसाइट पे शॉपिंग करो, जो भी आप ऑनलाइन पोस्ट करते हो उस पर भी ध्यान रखो, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को अच्छे से चेक करे रहो, और जो भी किसी भी वेबसाइट पे जाओ तो उसका URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर अच्छे से चेक करो कि आपने सही डाला हुआ है या नहीं, ठीक है। पर्सनल डेटा, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा, सब कुछ सिक्योर रखना होता है साइबर सिक्योरिटी के तहत। अनऑथराइज एक्सेस से बचना है, सेफ ऑनलाइन कम्युनिकेशन करना है, किससे बात कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए। पता चले आप पिंकी से बात कर रहे हो और वो पिंका हो और आपको तकलीफ़ हो जाए। वायरस के बारे में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन पहले किया हुआ है, अभी जान लेते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो इन्फेक्ट करता है फाइल्स को और सॉफ्टवेयर को आपके कंप्यूटर में, तो भैया खतरा तो यहाँ से आ ही जाता है। वॉर्म, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बताया था, ये खुद को खुद ही रेप्लिकेट कर देता है और ये नेटवर्क के थ्रू फैल जाते हैं, मतलब खुद की कॉपी ये बनाता है और हार्म कर देता है आपके कंप्यूटर में आकर के, आपकी फाइल्स को, आपके कंप्यूटर को स्लो कर देता है। ट्रोजन हॉर्स, ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर में बहरूपिया बन के आ जाता है। मान लेते हैं आपने कोई ABC नाम का सॉफ्टवेयर डाला है, तो ये बताएगा भैया मैं भी ABC जैसी शक्ल रखता हूँ, बस थोड़ा सा नीला पीला हूँ, आप मुझे इंस्टॉल कर लो, मैं आपको ये वाली सुविधा दे देता हूँ। कई बार ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर के थ्रू आ जाता है, ठीक है। लोग फ्री फंड का सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं, उसके थ्रू इनके कंप्यूटर में घुस जाता है और फिर तबाही करना चालू करता है। धीरे धीरे आपके कंप्यूटर को स्लो करेगा, प्रोसेसर की लंका लगाएगा और आप सोचोगे क्या हो रहा है मेरे कंप्यूटर के साथ। आपको हवा भी नहीं लगेगी जब आप टास्क मैनेजर खोलोगे ऐसे, तो बोलेगा भैया मैं तो हूँ ही नहीं, क्योंकि ये खुद को छुपा लेता है। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे यार जब है ही नहीं तो मैं इसको ढूंढूं कहाँ से, तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ढूंढने पे मिलता भी नहीं है जनरली। स्पाईवेयर क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुपचाप चुरा लेता है आपके कंप्यूटर से, जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है। रैनसमवेयर आपके कंप्यूटर को लॉक कर देगा, फाइल को लॉक कर देगा और बोलेगा भैया पैसा दो, तभी हम खोलेंगे। फिशिंग, ये ज़रूरी चीज़ है, इस पर सवाल बनता है, बहुत ध्यान से। फ्रॉडलेंट ईमेल्स और वेबसाइट्स टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपके सामने गूगल जैसी ही दिखने वाली वेबसाइट खुल जाएगी, बोलेगा भैया ईमेल डाल दो, और आपने ईमेल डाला, बोलेगा भैया पासवर्ड डाल दो, ठीक है। आपको कई बार आपको लालच दिखा देते हैं, टाइमर दिखा देते हैं, इतनी जल्दी करो आपको ये वाला गिफ्ट मिल जाएगा, और आपने ईमेल पासवर्ड डाला, असली वाले गूगल पे जा करके आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड चेंज करके आप ही से पैसा मांग सकता है या कुछ भी कर सकता है, आपकी डिटेल चुरा सकता है। हैकिंग आपको पता ही है कि किसी भी कंप्यूटर में आप अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लो तो उसी को हैकिंग बोलते हैं। मोबाइल में भी हो जाती है और अलग अलग जगह पे हो जाती है, कई तरीके की हैकिंग होती है। उसको करने वाले होते हैं रेड हैट हैकर, इनके बारे में आपको पता करना है। ग्रे हैट हैकर, ठीक है, वाइट हैट हैकर, ठीक है। इस पे सवाल आ सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है ये हमारे इसमें। रेड, ग्रे, वाइट और ब्लैक हैट हैकर,
आपको पता करना है इन चारों के बारे में और नीचे कमेंट करना, कोई एक भी कर देगा तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो आधे घंटे कोई वीडियो देखता नहीं है और जब कोई देखेगा उससे सवाल पूछ लो तो कहेगा ये सब क्या कर रहे हो। DDoS पे तो सवाल आना बनता है, चाहे इस एग्ज़ाम में आए चाहे कहीं और आए। ओवरलोडिंग अ सिस्टम टू मेक इट अनअवेलेबल, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है, DDoS इसको बोला जाता है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हो गई है। कई बार किसी सर्वर को जानबूझ करके, ठीक है, सर्वर को जानबूझ करके जैम करा दिया जाता है इसी के थ्रू, इसी अटैक के थ्रू, ठीक है। तो ये आजकल बहुत ख़तरनाक चीज़ चल रही है। मैंने कई जगह इसका लाइव एग्जांपल भी देखा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, आपकी आइडेंटिटी कोई और यूज़ करेगा इलीगली, आपके बिहाफ पे वो कई सारी चीज़ें कर सकता है, पोस्ट कर सकता है। और अब तो AI आ गया है, आप ही की जैसी फ़ोटो बना के वो पोस्ट करके आप बन के वो कुछ भी कर सकता है भैया, कुछ भी। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, डीप फेक का ज़माना है, ठीक। अब आपको अगर साइबर क्राइम्स से खुद को बचाना है, फैमिली को बचाना है, इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। सबसे पहले तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये आपके कंप्यूटर में खुद ही होता है, आप चाहो तो एक्सटर्नली खरीद सकते हो। अच्छा एंटीवायरस जो अच्छे से आपके कंप्यूटर में जो वायरस हैं उनको डिटेक्ट भी करेगा, आने से भी बचाएगा, और अगर हैं तो उनको रिमूव भी कर देगा। फायरवॉल क्या करता है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस रोकता है। ऐसे समझ लो आग जलती हुई चीज़ है, ठीक है, जलती हुई आग है, ऐसे मान लो आग जल रही है, इधर से डेटा आ रहा है, इधर आना है, तो इस जलती हुई आग के थ्रू गुजरेगा। तो मान लेते हैं 95% डेटा आपके पास सेफ आ रहा है, लेकिन फिर भी फायरवॉल आपको 100% सिक्योरिटी नहीं प्रदान कर पाता, इसीलिए फिर होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और अब तो एक्सटर्नल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ज़माना चलता है, पहले भी चलता था, अभी तो विंडोज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी लोग डालते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको यूज़ करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, मतलब पासवर्ड डालो और उसके बाद एक OTP भी आए तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी है। अब तो व्हाट्सएप पे भी ये फीचर है। अच्छा हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट आप किया करो जिससे कि सॉफ्टवेयर में कोई बग ना रहे, कोई दिक्कत ना रहे, कोई वल्नरेबिलिटी ना रहे, जिससे कि आपके सॉफ्टवेयर में कुछ दिक्कत की जा सके, ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर में मान लो कि कोई वायरस आकर के चिपक गया, और वो चिपका क्यों है, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत थी, कोई खाली जगह थी, वो खाली जगह को अपडेट के थ्रू हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है वल्नरेबिलिटीज़ को, यानी कि जो दिक्कतें हैं, कमज़ोरियां हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। इसीलिए आपका जो कंप्यूटर अगर अपडेट रहता है तो सेफ़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। डेटा बैकअप अगर आप किए रहोगे तो मान लेते हैं कोई आ गया आपका कंप्यूटर में, डेटा डिलीट कर दिया, करप्ट कर दिया, या बोला लॉक कर दिया, तो आप बोलोगे जाओ भैया हमारे पास तो बैकअप है, तो कहेगा पैसा मेरा डूब गया। इनक्रिप्शन, आप अपने डेटा को एक अनरीडेबल फॉर्मेट में रखो, ठीक है, जिससे कि कोई और उसको समझ ही ना पाए ये है क्या, ठीक है, ये एक्सेस ही ना कर पाए। सिक्योर ब्राउजिंग प्रैक्टिसेस आपकी होनी चाहिए। किसी भी फालतू आलतू लिंक पे क्लिक मत करो, आलतू फालतू वेबसाइट पे मत जाओ। ये सब तो सिक्योरिटी आपको खुद के साथ करनी ही चाहिए, ठीक है। साइबर एथिक्स ये आपके साथ होनी ही चाहिए। सबसे पहली है प्राइवेसी, अपनी भी प्राइवेसी का ध्यान रखो, दूसरों की भी प्राइवेसी का ध्यान रखो। डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपने कोई फालतू चीज़ देखी तो उसको रिपोर्ट भी करना चाहिए आपको, अच्छे से रिपोर्ट करो। कई बार आपको कंपनियां रिवॉर्ड भी देती हैं इसके बदले में। अगर आप एक्सेस कर रहे हो किसी चीज़ को तो याद रखो आप उसके लिए एलिजिबल हो, जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं 18+ के लिए होती हैं, कुछ चीज़ें 30+ के लिए होती हैं। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप उसी एंगल से एक्सेस करो, और एक्सेस करो तो सही पासवर्ड डाल करके इलीगल एक्सेस करने की कोशिश मत करो। एज का भी क्राइटेरिया होता है, सिक्योरिटी आप लगा के भी रखो, और कहीं अगर लगे तो उसको ब्रीच करने की कोशिश भी मत करो। अकाउंटेबिलिटी, अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए कि मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ, और अगर कोई चीज़ आप अवॉइड कर रहे हो तो उसकी भी अकाउंटेबिलिटी लो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो क्यों नहीं कर रहा हूँ। इंटीग्रिटी तो आपको पता ही है, ये आसान चीज़ है, और ये हर एथिक्स में इंटीग्रिटी तो टॉप पे ही आती है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पर ICT के बारे में छोटी छोटी जानकारी दी हुई है, लेकिन आपको क्या समझना है वो ये कि इंटरनेट को हमको रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए, जिम्मेदारी पूर्ण। डू नॉट शेयर फॉल्स इन्फॉर्मेशन,
दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करो, फालतू की इन्फॉर्मेशन मत शेयर करो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की रिस्पेक्ट करो, दूसरों की प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करो। किसी की चीज़ है तो ऐसे उसको फालतू में यूज़ मत कर लो, अगर यूज़ करो तो उसको बता दो। जैसे मैं लोकेश सर का नोट यूज़ कर रहा हूँ तो आपको सामने लिखा हुआ बताया भी हूँ शुरुआत में, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि लोकेश सर का नोट है, आप चाहो तो उनके कोर्स ले करके अच्छे से पढ़ भी सकते हो, नहीं पढ़ रहे हो तो मैं आपको खुद उसके ऊपर एनालिसिस करके बता भी रहा हूँ। ठीक है, अब ऑन प्रिवेंट्स ऑन, अच्छा साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया कि इलीगल डाउनलोड्स और पायरेसी से बचिए, कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर को, पेड सॉफ्टवेयर को फ्री में आप डाउनलोड कर लिए, ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि उसमें वायरस हो या बूट सेक्टर वायरस घुस सकता है, एडवेयर तो होगा ही, बहुत तमाम चीज़ें होती हैं, रिस्की होता है। अगर आपको जानकारी कम है तो ये सब करने से बचो। बाकी इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी में पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेटा को प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल डेटा से कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्या है। आपका डेटा होता है, मान लेते हैं कि एक डेटा आपके स्कूल का या कॉलेज का होगा, उसी को ऑर्गेनाइजेशनल डेटा बोला जाता है, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का होता है वो। ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से आपको बचाता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भरोसा बढ़ाता है, बिजनेस आसानी से चलता रहता है इसी के थ्रू, सपोर्ट सेफ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ें होती हैं कि भैया सब कुछ सेफ चल रहा है जब भी आप साइबर सिक्योरिटी का यूज़ कर रहे हो। अब साइबर सिक्योरिटी के लिए एक एजेंसी है इंडिया में, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम हैंडल्स साइबर इंसिडेंट्स। ठीक है, CERT इन, इसके बारे में थोड़ा सा आपसे सवाल पूछ सकता है तो याद रखिएगा। साइबर सुरक्षित भारत प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट साइबर सेफ्टी, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम इनकरेजेस सिक्योर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, इसके ऊपर हो सकता है कभी सवाल बन जाए। फ्रेमवर्क फॉर नेशनल साइबर सेफ्टी, अभी इसमें काफ़ी सुधार की गुंजाइश है, मुझे ऐसा लगता है हो भी जाएगा। अब इंडियन सेफ्टी फ्रेमवर्क क्या है इंटरनेट का, साइबर सिक्योरिटी का, वो हम थोड़ा सा देखेंगे। डिफेंस साइबर एजेंसी, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर सुरक्षता केंद्र, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, और इन सब के ऊपर बैठा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 नया आया है। इस पर अगर एक सवाल आएगा तो वो यहीं से आएगा, इसको आप रट लो। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट किस साल आया, 2023 में आया। क्या करता है हमने ऊपर पढ़ा, वहीं से आपको ऑप्शन में दे देगा कोई एक चीज़, आप उसको याद रखना। अब स्पेशल पॉइंट्स आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, क्विक रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हो, आराम आराम से मैं नीचे कर रहा हूँ, आप इसको देख लो। अब हमने लगभग ये पूरा कोर्स ही कंप्लीट कर लिया, पूरा ICT हमने पढ़ लिया। 15 में से 15 नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे मेरे 12 ही नंबर आ रहे हैं, मुझे 13 ही आ रहे हैं, मुझे 2-3 सवाल नहीं आ रहा है। तो भैया वो सवाल आपकी कुछ समझ पे होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में ऑप्शंस थोड़े से कठिन बना देता है, कुछ क्वेश्चंस वो जिद्दी पूछ लेता है कि जिनको सब आता है। मुझसे भी भाई 1-2 सवाल गलत हो जाते हैं कभी कभी, ज़्यादातर केसेस में मेरे 13 दशमलव कुछ नंबर आते हैं, क्योंकि एक सवाल मुझसे गलत हो जाता है। 33.033 नंबर ऐसे चले जाते हैं, एक नंबर गलती का। तो ये तो सबके साथ होता है। तो अगर आपके नंबर 12-13 आ रहे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। रियल एग्ज़ाम जब आप दोगे वहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कंपेरेटिवली मॉक के मुकाबले इजी होता है, वहाँ आपको एडवांटेज मिल जाएगा। अब आपसे विदा लेने का समय है। कोई चीज़ आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रही हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी ये है कुछ सवाल जो कि बहुत इजी हैं, आप इनका आसानी से आंसर दे पाओगे। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। नोट्स जिनको चाहिए हों वो हम कनेक्ट करेंगे टेलीग्राम पे, कोई एक अच्छा सा चैनल हम बना लेंगे टेलीग्राम पे, और नीचे कमेंट में पिन कर देंगे इस मैराथन वीडियो के नीचे, जिससे कि आप क्या करो, आप उस टेलीग्राम पे आओ और नोट्स वगैरह आपके पास जो है आप शेयर कर दो, हमारे पास जो है हम शेयर कर देते हैं। मिल बांट के चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे तो आसानी से तैयारी हो पाएगी। और अब हमारा लगभग 130 पेज का डॉक्यूमेंट यहाँ पर होता है ख़त्म। इजी क्वेश्चंस हैं लगभग, आप सब कुछ सारे का आंसर दे पाओगे अगर आपने अभी तक वीडियो बहुत ध्यान से देखी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। एक चीज़ जाते जाते बता दूँ कि इसका आंसर इज इक्वल टू होगा MS वर्ड में
MS एक्सेल में जब भी कोई फार्मूला यूज़ करना होता है तो इज इक्वल टू सबसे पहले लगाते हैं। एक चीज़ और, जो नंबर होता है MS वर्ड में, जाते जाते ये भी समझ लो, जो नंबर होता है वो राइट साइड से लिखा जाता है। उसका डिफ़ॉल्ट जो सेटअप होता है वो राइट साइड होता है, जो वर्ड होता है वो लेफ़्ट साइड होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछ लेता है एक्सेल में। ठीक, तो बस भैया अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए, आप इतनी देर तक मेरी वीडियो देखे उसके लिए सच में दिल से बहुत बहुत आभार। इस नोट्स को प्रोवाइड करने के लिए लोकेश सर का बहुत बहुत आभार। आईसीटी की नॉलेज मैंने आपको पूरी देने की कोशिश करी, कोई गलती रह गई हो बीच में तो उसके लिए माफ़ करना। एक क्विक रिवीजन के लिए इससे अच्छी वीडियो आपके सामने नहीं ला सकता था मैं, जितना बेस्ट हो सका मैंने किया। अभी आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, रिवीजन करो। मैं कह रहा हूँ इससे बाहर अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको करने में 95 to 98%, 99% लोगों को कठिनाई होगी। अगर आपको कठिनाई हो रही है इतनी वीडियो अच्छे से देखने समझने के बाद, तो समझ लेना सबके लिए कठिन है वो सवाल। आप वहाँ पर चाहो तो अटेम्प्ट ही ना करो। अगर आप तुक्का भी मारोगे तो जनरली यही होगा कि आपने सही तुक्का मारा है। जल्दी मिलते हैं। यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो बनता है भाई साहब। नमस्कार।